आज के इस विमर्श में कुंभ के साथ में पर्यावरण को जोड़ना, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश काल और परिस्थिति, इसके हिसाब से बहुत सारी परिभाषाएं नई गढ़ी जाती हैं। तो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से कुंभ से पर्यावरण क्या निकल सकता है, ये मुझे लगता है कि हम उसको रीडिफाइन कर रहे हैं। जैसे पहले कुंभ के मंथन से आध्यात्म, धर्म, अपने नियम, जीवन शैली, इस पर चर्चा होकर एक समाज के लिए संदेश जाता था। शायद वर्तमान युग में कुंभ से एक पर्यावरण का नया संदेश जाए, उसकी भी अपेक्षा शायद हुई है। तो एक छोटा सा गिलहरी प्रयास वहाँ पर हुआ, उसकी मैं थोड़ी एक केस स्टडी आपको बताना चाहता हूँ। और उसकी जानकारी के लिए कुछ डेटा ज़्यादा होंगे, लेकिन वो डेटा बताना इसलिए भी आवश्यक है कि एक छोटा सा प्रयास कितना बड़ा उपलब्धि और परिणाम ला सकता है। तो मैं कुछ प्रश्नों से मेरी बात शुरू करता हूँ। क्या एक छोटा सा प्रयास ऐसा हो सकता है जिसमें एक भी पैसा खर्चा ना हो, जीरो बजट हो? क्या कोई ऐसा एक छोटा सा प्रयास हो सकता है जिसने कोई ऑफिस नहीं बनाया हो? या कोई एक छोटा सा प्रयास ऐसा हो सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा एक थैले अभियान से कुंभ को 85% कचरा मुक्त कर सकता है? क्या एक छोटा सा प्रयास ऐसा हो सकता है कि कपड़े के थैले घर घर से इकट्ठा करके और कुंभ में पॉलीथीन रूपी 8000 टन पॉलीथीन को कम कर सकता है? ये छोटा सा प्रयास था, लेकिन वो प्रयास मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने नहीं किया, वो समाज के माध्यम से हुआ। मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। इसकी शुरुआत होने का ऐसा था कि इसके 3 चरण सोचे गए। पहले चरण में हम जन जन में कुंभ कैसे ले जा सकते हैं, दूसरे चरण में घर घर में कुंभ कैसे हो सकता है, और तीसरे चरण में कुंभ क्या हो सकता है। ऐसे 3 पार्ट में हमने विचार किया। और जन जन में कुंभ का मैं कह सकता हूं कि कुंभ के बारे में तो अभी बहुत सारी बातें आएंगी भी, आ भी गई हैं। मेरी दृष्टि में मैं 25 दिन लगभग कुंभ में रहा, तो जो मुझे अनुभूति हुई, वो अनुभूति ये थी कि कुंभ एक अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय घटना है। बिना देखे उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि कुंभ क्या होता है। वो तीनों बातों की मिश्रित बात मेरे इसमें आएगी। तो हमने सोचा कि हम कुंभ से पर्यावरण को कैसे क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास ये शुरू हुआ कि हम ये तीनों बातें हैं, जन जन में कुंभ, घर घर में कुंभ और कुंभ में कुंभ को कैसे ले जा सकते हैं। तो जो हमारी कल्पना थी कि हम जन जन में कुंभ यानी मीडिया, सोशल मीडिया, जन जागरण के माध्यम से इतना भर कर सकते हैं कि जो वहाँ आने वाला श्रद्धालु है वो कुंभ में कचरा न डाले, गंगा माँ को प्रदूषित ना करे। इस बात के लिए हम जन जागरण कर सकते हैं। बस इतना सा हमारा प्रयास था। वो प्रयास 2 महीने पहले से प्रारंभ किया और उसके माध्यम से ये हुआ कि आने वाले हर श्रद्धालु को आने से पहले तक इतना आभास होने लगा कि हम, और वहाँ पर भी जरा प्रचार प्रशासन के द्वारा भी ऐसा हुआ, नो प्लास्टिक, कचरा नहीं डालना है, स्वच्छ कुंभ, हरित कुंभ, इसलिए हमने इसको हरित एक कुंभ देने का प्रयास किया। दूसरा हमने सोचा कि जन जागरण तो हो जाएगा, लेकिन हमारे अपने देश की जनता जो वहाँ नहीं आएगी, हम उनको कैसे इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए घर घर में कुंभ से हमने एक घर से एक थाली ऐसा अभियान शुरू किया। हमें भी कल्पना नहीं थी कि इतना बड़ा हो जाएगा और समाज में इसका इतना बड़ा प्रतिशत कुंभ के साथ जुड़ा हुआ है।
मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इतना अंदर तक हमारे संस्कारों में ये सनातन बैठा हुआ है। तो हमने घर घर से थैला थाली इकट्ठा करना शुरू हुआ और वो इतना हो गया कि मैं उसकी एक डेटा आज आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर से 14,17,000 थैले वो थालियां स्टील की वहां पर इकट्ठी होकर गई और 13,50,000 लगभग 13.5 लाख थैले कपड़े के वहां पर पहुंचे। वो हमने वहां पर वितरण किया। और आपको जानकारी के लिए कि ये जो 14 लाख थालियां थी, हमने वहां के लगभग 90% जितने अखाड़े थे, जितने भंडारे थे, खाना अन्न क्षेत्र, इन सब में हमने बांटा। अच्छी बात क्या रही कि सबने उसको अच्छे से स्वीकार किया। पहले लग रहा था कौन लेगा, लेकिन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जो हुआ वो 85% जो डिस्पोजेबल का कचरा था वो कम हो गया और पूरे कुंभ के दौरान लगभग 29,000 टन डिस्पोजेबल की कमी आ गई, जो कचरे के रूप में बाहर नहीं गया। और अगर उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि लगभग 140 करोड़ रुपए की पत्तल और दौने जो वहां पर बिकने मतलब खरीदे जाने वाले थे, वो केवल एक थाली के कारण कम हो गया। और वो थाली केवल वहां 40 दिन काम नहीं आएगी, लेकिन वो थाली पूरे कई साल तक उन अखाड़ों में वो जो ले गए हैं वहां पर काम आएगी। वहां पर भी डिस्पोजेबल कम हो जाएगा। अब केवल यहां तक बात नहीं रुकी, लेकिन इसका जो आगे का इम्पैक्ट था कि कुंभ में कुंभ का इसका क्या परिणाम निकला। क्योंकि घर घर में कुंभ इस प्रकार से हो गया कि जब हमने थाली इकट्ठी करके यहाँ मंगवाने लगे तो लोगों ने उसकी आरती उतार कर, कहीं पर तो बैंड बाजों के साथ, कहीं पर पूजा करके उसको थाली को भेजा जाने लगा इकट्ठा कर करके। और ये भी हुआ कि एक बूढ़ी माँ आती है और कहती है कि बेटा मेरी एक थाली है और एक मैं 7 दिन से एक थैला सिल रही हूँ हाथ से, क्योंकि कुंभ में भेजना है तो मैं लेके आई हूँ। उन्होंने कहा जी माता जी वो तो सब जा चुका, आप लेट हो गए। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो जिंदगी में जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा ये थैला और थाली तो आप पहुंचवा दो कैसे भी। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि माता जी ये थाली भी आप पुरानी लाए हो, ये पुरानी थाली कैसे आप कुंभ में भेज रहे हो। उन्होंने कहा नई थाली भेजनी है क्या। वो माता जी लाठी टेकते हुए बाजार जाती है, बाजार से एक थाली लेकर देती है, कहा मेरा कुंभ तो मेरा यही हो जाएगा, आप कृपया मेरी थाली पहुंचा दीजिए। जब इस प्रकार की भावना है, यह है कुंभ में कुंभ। और जब ये आस्था इतनी कुंभ के अंदर पहुंची और हमने जब वहां पर बांटना शुरू किया तो जिन भंडारों में वहां पर गए, बहुत सारे लोगों ने पहले तो मना किया, बाद में सब लोगों ने लेने लगे। लगभग 10.25 लाख थालियां हमने कुंभ में बांटी। और आपको आश्चर्य होगा कि केवल आपको लग रहा होगा कि जीरो बजट कैसे हुआ जब इतनी सारी थाली आई। तो जीरो बजट ऐसा हुआ कि सब लोगों ने अपने स्वयं के खर्चे से ये सब चीज़ें भेजी। एक ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि जिन्होंने हमको 500 ट्रक पूरे देश भर से वहाँ पर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया। लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए उन्होंने दिए और इस भावना से दिए। वो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स है, मैं उसका उल्लेख भी करना चाहूँगा कि उसका हर कर्मचारी इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा था कि हमें इस बात का मौका मिला है कि हम कुंभ तो नहीं जाएंगे लेकिन हम कुंभ में ये सामान जरूर पहुंचा देंगे। जब इस प्रकार की भावना समाज में आ जाती है तो मुझे लगता है कि उसके परिणाम भी बहुत होते हैं। और इसमें एक बात मैं और बता दूं, मैं उसका उल्लेख जो करना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं ये थाली की कल्पना कहां से आई। मैं थाली की कल्पना अयोध्या से आई और अयोध्या के राम मंदिर के पहले मैं वहाँ पे गया था कि वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर अपने एक संघ चालक हैं, संघ के जो एक मठ के मठाधीश भी हैं, नाम मुझे याद नहीं है, स्वामी जी का, भाई साहब जानते होंगे। तो उनके हम गए। उन्होंने मेरे को ये बात बताई कि देखो मेरे यहाँ 400-500 लोग रोज आते हैं,
पहले मैं प्लास्टिक की पत्तल यूज़ करता था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, कागज़ की लेनी चाहिए। तो कागज़ की भी पत्तल हर महीने 15,000 पत्तल और 30,000 दोने यहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे। और जिस दिन ये पत्तल नहीं उड़ती थी, इतना गंद फैल जाता था कि बहुत। तो मैंने क्या किया, 250 थालियाँ मंगवा ली और मैं रोज़ उसमें खाना देता हूँ। तो मेरे पत्तल दोनों के पैसे कम हो गए, बाहर की गंदगी कम हो गई। और तो और कहा कि जो खाना खाने वाले लोग थे उनको लगने लगा कि महाराज जी हमको थाली में खाली खाना खिला रहे हैं धोने का। तो मेरे उस समय ध्यान में आया कि क्या एक थाली 15,000 पत्तलों को कम कर सकती है क्या। वहाँ से ये बीजारोपण हुआ और उसमें से धीरे धीरे हम लोगों ने पूरे देश में इस प्रकार का वातावरण बनाने लगे कि ये इस प्रकार का हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग कहानी ऐसी हुई कि हम एक महामंडलेश्वर, तो निर्वाणी अखाड़े किसी के थे, उनके पास थाली लेकर गए। उन्होंने कहा आपकी थाली यहाँ नहीं चलेंगी, हमारा कोई नागा साधु आपकी थाली में प्रयोग ही नहीं करेगा, क्योंकि वो झूठी थाली में खाते नहीं। तो हमारे ये कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि महाराज ले लो, इससे इतना पत्तल बच जाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ चलेगी नहीं बिल्कुल। उन्होंने कहा महाराज रख लो, कोई बात नहीं, अगर आपको है तो एक नागा साधु को एक थाली दे दो परमानेंट, अरे एक नहीं तो आप 2 दे दो। ऐसी बहस होने लगी। उन्होंने कहा भैया तुमको ज़्यादा इज्जत है तो रख जाओ, हमारे यहाँ काम नहीं आएगी। जब वो कार्यकर्ता जाने लगा तो स्वामी जी पूछते हैं महाराज जी कि आप आए कहाँ से हो, ये बताओ। उन्होंने कहा जी हम तो पर्यावरण के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी कहाँ के हो। उन्होंने कहा मैं तो आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। तो महाराज जी क्या कहते हैं, ये आरएसएस वाला ही मेरे से एक थाली के लिए इतनी बहस कर सकता है, और तुम आरएसएस के हो और तुमने इतनी बहस करके मुझे ये बात कही, चलो मैं मेरे यहाँ इस थालियों का प्रयोग करता हूँ। उन्होंने सब नागा साधुओं को थाली प्रयोग करना शुरू करवा दिया। और फिर दूसरे अखाड़े वालों को कहा अरे भाई तुम भी क्यों नहीं लेते हो थाली, सब लो थाली। और ऐसा हुआ कि फिर तो सब लोग आकर लेने लगे। मेरा कहना है कि जब समाज का मानस परिवर्तन होता है तो व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। और उसका परिणाम ये निकला कि धर्म के द्वारा भी समाज में व्यवहार की प्रतिष्ठा हो सकती है। ये बात एक बड़ी महत्वपूर्ण उसमें से निकल के आई। और उसके अभी जो परिणाम बाहर आ रहे हैं, मैं अभी बहुत प्रवास करके भी आया कि लगभग 10 से 15 जगह पर बर्तन बैंक चालू हो गए स्वतः। बर्तन बैंक चालू ऐसे हुए कि अग्रवाल समाज इंदौर में, उन्होंने कहा हमारे यहाँ से डिस्पोजेबल बंद करते हैं, हम थालियाँ खरीद के लाएंगे। उन्होंने 1000 थाली अपने समाज में लाकर रख ली कि आज से प्लेट बंद हो गई। ठीक इसी प्रकार से कोई प्रजापत समाज था, उन्होंने एक महिला भिवाड़ी की इस अपने यहाँ 50 थाली लेके आ जाती है, 2 महीने में 400 थाली उन्होंने इकट्ठी कर ली। लोग देने लगे कि ये तो बहुत अच्छा है, आप ले जाइए। ये है समाज परिवर्तन का प्रयास। और इस प्रकार से जितने भी सामाजिक या धार्मिक या व्यक्तिगत इस प्रकार के आयोजन हैं, उनमें ये बर्तन बैंक, मैं इंदौर के 56 बाजार है, वहाँ पर चाट पकौड़े की दुकान होती है, वहाँ पर हम गए तो देखा कि वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ डिस्पोजेबल यूज़ नहीं हो सकते। हमने एक एक डस्टबिन में जाकर फोटो खींचे, हमारे डिस्पोजेबल की जगह वो प्लेट्स ले ली जो बार बार धुल धुल के आ रही हैं, कचरा इकट्ठा नहीं हो रहा है। प्रश्न ये होता है कि मैं वहाँ के मेला अधिकारी से पहले दिन मिलने जाता हूँ, मैंने पूछा कि उन्होंने कहा आप क्या प्रोजेक्ट लेकर आए। मैंने कहा जी हमें आपको ज़मीन नहीं चाहिए मेले में। तो फिर क्यों आए हो, कोई टेंट चाहिए कि वो भी नहीं चाहिए, कोई बजट चाहिए वो भी नहीं चाहिए, तो फिर आप किस लिए आए हैं। मैंने कहा जी हम तो ये आपके कचरा वचरा, तो उन्होंने ही बताया कि ये 40,000 टन कचरा निकलेगा हमारे यहाँ, उसके लिए हम 1000 गाड़ियाँ ले आए हैं, इतना डस्टबिन, ये लैंडफिल ढूंढ रहे हैं। मैंने मजाक में कह दिया कि अगर कचरा हो ही नहीं तो कैसा है। तो वो कहने लगे कैसी फालतू की बात करते हो, कचरा नहीं होगा, इतने करोड़ लोग होंगे, कचरा तो होगा, अगर एक थैली भी कोई डालेगा तो कचरा क्यों नहीं होगा। तो मैंने कहा जी ऐसा छोटा सा प्रयास है, लेकिन उसमें आप हमारी क्या मदद चाहते हो। तो मैंने अंत में ये कहा कि आपकी मदद देनी चाहिए कि आप है ना हमारे काम में टांग मत अड़ाना। वो उसको बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है। मैंने कहा जी हमें जगह भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपकी टांग नहीं अड़े।
उन्होंने कहा ठीक है जी, आप बिल्कुल जो मर्जी आए करो, आप मेरे लायक। अरे भाई कोई प्रोग्राम भी तो करोगे। मैंने कहा प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, अरे सामान भी तो रखोगे। उन्होंने खूब कहा मेरे को कि सामान रखने के लिए हमारे बहुत सारे संगठन है, वहां रख लेंगे। और अंत में ऐसा ही हुआ कि वहां पर 20,000 पुलिस कर्मियों को थाली दी, क्योंकि 2 महीने वहां रहने वाले थे। 15,000 स्वच्छता कर्मियों को थाली दी। स्वच्छता कर्मी के पास जब देने लगे तो वो कहने लगे भाई साहब हम अकेले थोड़ी आते हैं, हम तो परिवार सहित आते हैं, और इसलिए आप एक थाली से हमारा क्या करोगे। उनको 2 थाली, किसी को 3 थाली दी। रेलवे कर्मचारी वहाँ 25,000 आते हैं, उनको 15,000 थालियाँ दी। NDRF, स्काउटिंग, जो भी लगे उन सबको ये थालियाँ। और इसका एक वो हुआ कि वो थैले थाली के नाम से इतना प्रसिद्ध हो गया कि पुलिस वाला यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को रोकता था तो उससे कहते कि हम थैला थाली वाले हैं। वो कहते अच्छा भाई साहब आप निकलो। बताओ, कोई बैरियर नहीं था थैला थाली वालों के लिए, वो थैला थाली बोलते ही। और तो मजेदार ये, हजारों ऐसे बाहर से आने वाले लोग जो श्रद्धालु रात के 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे खड़े हैं कि हम तो 30 लोग आ गए जी कर्नाटक से, कहाँ रुके। अरे भाई कहाँ रुके, ये हमारे का नहीं, थैला थाली भेजे थे हमने। अरे भाई हम क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आप कौन से अखाड़े के सामने खड़े हो। उनका था उसके सामने कि चलो बाबा जी से बात कराओ। अंदर जाकर बात कराते थे। हमारा ये कार्यकर्ता कहता था बाबा जी नमस्कार, हम वो थैला थाली वाले हैं। वो कहते थे हाँ बच्चे बोलो क्या है। ये 30 लोग आए महाराज, इनको रुकवा लो। हाँ रुकवाएंगे भी, खाना भी खिलाएंगे। आप सोच सकते हैं समाज में छोटा सा अगर हमने परिवर्तन किया तो ये थैला थाली मात्र नहीं है, ये समाज के अंदर इस कुंभ से जाने वाला वो संदेश है कि जो अपने ही देश में नहीं पूरे विश्व में ये कोई कह सकता है कि 0 बजट समाज में केवल एक छोटे से एक्शन के कारण स्वच्छ, हरित, पवित्र बना सकता है क्या। इतना कह के मेरी बात पूरी करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। हम दिसंबर में गोपाल जी से एक कार्यक्रम के दौरान मिले थे और तब आपने ये 15 लाख थाली की बात कही थी कि कुंभ में हम शुरू करने वाले हैं। पिछले जब यानी कुंभ शुरू भी नहीं हुआ था उसके काफ़ी पहले भी बात हुई थी। तब मेरा इनसे यही सवाल था कि क्या ये संभव है, क्या आप इस तरह की थालियाँ ले जाएंगे और लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने ये करके दिखाया और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। ये एक मिसाल है कि हाँ जो आप सोचते हैं वो हो सकता है। नहीं, इन्होंने एक छोटी सी बात बच गई कि ये हमने नहीं किया, ये मैंने पहले शब्द में बोला था। सच में पूरे देश भर से 2,500 संगठन इससे जुड़े, हम नहीं कर सकते थे। इतने समाज के लोगों ने, और लगभग 8,000 स्थानों से ये इकट्ठा हुआ और 8 लाख परिवारों से ये हुआ। ये है ताकत समाज की। तो ये समाज के द्वारा इकट्ठा किया गया था। हमारा तो जबरदस्ती नाम हो रहा है, लेकिन वो 2,500 संस्थाओं का नाम है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभ में कई अनूठी चीजें भी देखने को मिली हैं जो समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है और उन्हीं में से एक नेत्र कुंभ भी है। प्रवीण रेड्डी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेत्र कुंभ कैसे काम करता था और कैसे उसने ये उपलब्धि हासिल की और कैसे वो चर्चा का विषय बना और एक मिसाल बना, इस पे मैं चाहूंगी कि आप अपना अनुभव साझा करें। नमस्कार। इस पांचजन्य ऑर्गेनाइजर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर प्रदान किया। जैसे श्रीमान गोपाल आर्य जी ने थैला थाली का जिक्र किया जो 0 बजट से, वैसे ही ये नेत्र कुंभ महाआयोजन भी एक तरफ से कहा जा सकता है कि 0 बजट सत्र। इसके पीछे थोड़ा सा भूमिका मैं बताता हूँ कि 2025 महाकुंभ के जो आयोजन में नेत्र कुंभ का आयोजन हुआ, ऐसा ही तीसरा ऐसा अनुभव है। ऐसा ही एक आयोजन 2019 में भी हुआ, 2021 हरिद्वार कुंभ में भी हुआ। ये तीसरा महाकुंभ में इसको भव्य तरीके से आयोजन किया गया।
महाकुंभ सनातन धर्म की एक परिचय है, वैसे ही स्वास्थ्य की दृष्टि में अपना सनातन विरासत में हमेशा एक अनोखा स्थान रहा। अपने देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, ये तीनों के ऊपर कभी व्यापार नहीं हुआ करता था। ये तीनों हमेशा निःशुल्क और उच्च कोटि की स्थान इसके बीच में थी। तो धीरे धीरे बदलती हुई तो दुनिया में व्यापार की दृष्टि या कंज्यूमरिज्म आ गया है। ऐसे ही एक चार धाम हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय परंपरा में, सनातन में हर व्यक्ति चार धाम यात्रा करना चाहता है। चार धाम में 2012 के पहले की अगर मैं जिक्र करूं, कई श्रद्धालु अपने जान गंवाते थे। ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स जो है इसके ऊपर चिंतन करके एक छोटी सी स्वास्थ्य शिविर शुरू किया, जिसका नाम दिया स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी। वर्तमान में 14 हॉस्पिटल ये संस्था संचालन करती है। वृंदावन से लेके दिल्ली और हरिद्वार, चार धाम बद्री, केदार और गंगोत्री धाम तक मैं गर्व से कह सकता हूँ कि 2,500 से 3,000 लोग 6 महीने की यात्रा में अपनी जान गंवाते थे। ये अभी 0 पर है। हर साल 6 महीने की जो यात्रा है, अक्षय तृतीया से शुरू होकर दीपावली तक चलती है। 3.5 से 4 लाख श्रद्धालुओं की सेवा इस संस्था करती है। समाज से ही पूरा देश भर से जो चिकित्सक बंधु, 1000 से अधिक चिकित्सक बंधु स्वैच्छिक सेवा देके यहाँ सेवाएं देते हैं। ये सेवा प्रकल्प को आगे बढ़ाते हुए 2019 में जब कुंभ का आयोजन हो रहा था, कुछ चिकित्सक बंधु ने सोचा कि कुंभ में हम क्या कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं। सेवा और आध्यात्म भारतीय परंपरा का दो परछाई है, जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि रेनुन्सिएशन एंड सर्विस और ट्विन आइडियल्स ऑफ दिस नेशन। सेवा की दृष्टि से क्या स्वास्थ्य की सेवा किया जाए। जब उस समय उन्होंने सोचा कि नेत्र चिकित्सकों पर हम काम कर सकते हैं क्या। 2019 में 52 दिन में 2 लाख के आसपास श्रद्धालुओं को नेत्र चिकित्सा कर इनका जांच करके 1.5 लाख तक चश्मा वितरण किया। एक अनोखा अनुभव था। ये शुरू होने के पहले कई लोगों ने पूछा कि कुंभ में कौन चश्मा लेने आएगा या जांच करने कौन पहुंचेगा। आयोजक ने कहा कि चलो कुछ तो करें। जो वंचित पीड़ित समाज है, इन्हें एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी के कारण कई लोग स्वास्थ्य के सुविधा के लिए वंचित रह जाते हैं। जो भी आएगा उनको जांच करेंगे और चश्मा देंगे। यह अनुभव इतना अच्छा रहा। 2 लाख श्रद्धालुओं को जांच करना और रियल टाइम में उनको चश्मा प्रदान करना एक अच्छा अनुभव रहा। 2021 हरिद्वार कुंभ में कोविड के कारण इसकी संख्या काफ़ी सीमित रही। 50,000 तक जांच और 30,000 के आसपास चश्मा का इसके वितरण हुआ। 2025 महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद जो आया, तो इसी की सुबह से हम सुनते आए कि डिजिटल कुंभ और थैला थाली, ऐसे कई सारे इनोवेशंस किया गया। आई केयर इस देश में इतनी बड़ी आबादी में अभी भी 50 करोड़ से अधिक लोगों को ये जरूरत है। इतनी बड़ी संख्या में ये लोग वंचित हैं। इन सबको एक उच्च कोटि की सर्वप्रथम जांच, उसके बाद रियल टाइम में चश्मा पहुंचाना। चश्मा और रिफ्रैक्टिव एरर्स इसको कहते हैं, जिनको रीडिंग ग्लासेस या डिस्टेंस विजन की जरूरत पड़ती है। साथ साथ कैटरैक्ट, एक मोतीबिंदी, ये दोनों जो है इसको प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस कहते हैं। 80% जो बीमारियां हैं, जो आंखों की जो बीमारी है, तो इसको प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस के अंदर आते हैं, जिसको हम रोक सकते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स अगर जांच करके एक चश्मा दिया, उनको नज़र साफ हो जाएगी उनकी। और आजकल प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना में भी 2000 में एक सर्जरी हो जाती है। इससे भी वंचित रह के कई लोग इसको नहीं करा पाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए डिजिटल के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर की तैयारी की गई।
बेंगलुरु से कुछ टेक्निकल अपने जो बंधु हैं उन्होंने एक सुंदर सॉफ्टवेयर तैयार किया। नोएडा से VTI कंपनी एक आगे आया, उन्होंने पूरा निशुल्क इसके लिए पूरी हार्डवेयर की व्यवस्था की। 350 कंप्यूटर्स, 2 लैन, एक क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनके आंकड़ों का जिक्र किया अपने भाषण में। 2,40,000 के आसपास लोगों की जांच हुई। जांच के साथ साथ, साधारण जांच के साथ साथ एडवांस जो आई केयर है उसका प्रयोग किया गया। इसमें 53 ऑर्गेनाइजेशन से भाग लिया। जैसे गोपाल जी ने भी जिक्र किया, समाज में इतना बड़ा काम कोई भी अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए पार्टनरशिप के ऊपर काफ़ी हमने जोर दिया। देश में जितने उच्च कोटि के जो नेत्र चिकित्सालय है, नेत्र चिकित्सक है, सब लोग ने अपनी भागीदारी दी। 53 ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आके एक जगह एक ही उद्देश्य के साथ, निस्वार्थ के साथ काम करना, इसकी बड़ी जीत है। जब मैं देश भर में प्रवास कर रहा था, शंकर नेत्रालय, LV प्रसाद, शंकरा आई केयर हॉस्पिटल्स, अरविंद हॉस्पिटल्स, BHU, राजेंद्र प्रसाद सेंटर, एम्स दिल्ली, ऐसे करके प्रत्येक संस्थान के पास जब गया तो कई लोग ने एक विचार व्यक्त किया शुरू में कि महाकुंभ है, वहाँ काफ़ी अव्यवस्था होगी, इतना दूर आके हम कैंप क्या करेंगे। हर कोई नेत्र का जो चिकित्सालय जो है या कोई NGO कैंप्स करते रहते हैं, उसमें एक ड्राइव होता है कि जिसको रीडिंग ग्लास की जरूरत है रीडिंग ग्लास दे दे, या मोतीबिंदी सर्जरी के लिए अपने हॉस्पिटल में ड्राइव करके उनको सर्जरी करके आगे उनको चश्मा प्रदान करे। ये दोनों बिंदुओं के ऊपर होता है। इससे आगे बढ़ के एडवांस्ड चिकित्सा नहीं होती है, उनका जांच नहीं होती है। तो यहाँ पर जांच के साथ साथ, जैसे टेक्निकल दृष्टि से कहा जाए तो स्क्रीनिंग के लिए ऑटोमेटिक रिफ्रैक्टोमीटर्स, ट्रायल बॉक्सेस एंड ट्रायल लेंसेज जो एक्यूरेट नंबर देने के लिए, जिनको BP या शुगर की बीमारी है या जीवन में पहली बार जिनको जांच करना है वैसा, उनके लिए वो सुविधा भी रही। और ग्लूकोमा, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये 3 चीज़ें जो है इसको नेत्र चिकित्सा के दृष्टि से किलर्स कहते हैं, जो परमानेंट अंधत्व में लोगों को पुश करता है। इसके लिए नॉन मेट्रियाटिक फंडस कैमरास, रेमेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रेमेडियो एंड सन फार्मा की कंपनीज ने देश में, दुनिया में एक अच्छी व्यवस्था करी। उनकी 14 ऐसा कैमरास की प्रदान किया गया। ये सारी व्यवस्था, और डॉक्टर्स को अल्टीमेटली डायग्नोज के लिए स्लिट लैम्प की जरूरत पड़ती है, 90D की जरूरत पड़ती है। ये सभी सुविधा जब प्रोवाइड किया गया, जो बड़े बड़े संस्थान शुरू में जो प्रश्न खड़ा किया कि कैंप में कैसे सुविधा हो सकती है, इतनी अच्छे जांच नहीं हो पाती है, आई वॉश होता है, जिसे करने के लिए कैंप कर देते हैं। बड़े बड़े संस्थान 20-25 साल में जो काम किया है, ऐसे 3-4 महानुभाव लोग जो पद्मश्री से सम्मानित है, ऐसे संस्थाओं के अधिपति है, उनका कहना था कि 25-30 साल में जो हमने नाम कमाया है नेत्र चिकित्सा की दृष्टि से, नेत्र कुंभ ने 1 महीने में इसको छीन लिया है। 2.5 लाख लोगों को स्क्रीन करना, रियल टाइम में चश्मा प्रदान करना, रीडिंग ग्लासेस हम 0.25 से लेकर 3.75 तक एक लाइब्रेरी रख सकते हैं, मगर बाइफोकल एंड हाई पावर, ये दोनों को प्रोवाइड करना इतना आसान बात नहीं है। बड़े बड़े जो संस्थान भी, जो चश्मा का ब्रांड्स है, 95% जो दुनिया में या देश में भी चाइनीज ग्लासेस होते हैं या फ्रेम्स होता है। इसके लिए मेक इन इंडिया एक बड़ी संस्था को हमने साथ में लिया। 6 से 8 हज़ार तक चश्मा प्रतिदिन बना के देने के लिए हमने क्षमता रखा। 10,000 तक मैक्सिमम स्क्रीनिंग कैपेसिटी हमने रखी। 42 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स, जो रियल टाइम में उनको रजिस्ट्रेशन करना, जांच करना, और क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट के कारण वो रियल टाइम में चश्मा घर में जो वर्कशॉप थी वहाँ तक डैशबोर्ड में पहुँचना। प्रैक्टिकली वी कुड डिलीवर मेक इन स्पेक्टिकल विद इन 3 मिनट्स। जैसे स्क्रीनिंग के बाद चश्मा घर तक पहुँचने के लिए 5 से 7 मिनट लगता है अगर पैदल चल के जाए, वो व्यक्ति पहुँचने के पहले वो चश्मा बॉक्स के साथ तैयार होकर उनको मिलता था। 7,800 मैक्सिमम
एक दिन में स्क्रीनिंग किया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2 रिकॉर्ड्स बनी और साथ साथ 6500 चश्मा अधिकतम एक दिन में बनाया विथ एक्यूरेसी। इस सबको मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्यूरेसी, प्रोफेशनलिज्म, सस्टेनेबिलिटी, ये सभी एक साथ सम्मिलित करके एक जगह ऐसा चलाना इस समाज में संभव हुआ है। अभी हमारे पास एक चुनौती है, कई लोग ने तो प्रश्न पूछा कि आपका चैलेंज क्या रहा। चैलेंज ये है कि भविष्य में इसको सस्टेन करना, इस रेपुटेशन को मेंटेन करना एक चैलेंज हो गया। इस्कॉन संस्था साथ में आई, 1000 से अधिक लोग इस प्रांगण में 8.5 एकड़ की जमीन में पूरा साथ रहे। इन सभी लोगों को इस्कॉन ने स्वच्छ भोजन 4000 मील तक पर डे सबको प्रदान किया। एक व्यक्ति का भी स्वास्थ्य बिगड़ा नहीं। कम से कम 450 डॉक्टर्स इसमें काम किया। देश भर के जो चिकित्सक बंधु हैं, नेत्र चिकित्सक, न्यूनतम 5 दिन अपनी सेवाएं दी। अपने आप अपना फ्लाइट टिकट किया, तो ट्रेन्स के कई डॉक्टर्स को हमने मना करना पड़ा कि मुख्य स्नान के दिन आपको पिकअप नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। उनका समाधान ये था, हम पैदल चल लेंगे। तो सीनियर से सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स यहाँ पहुंचे। 1000 के आसपास ऑप्टोमेट्रिस्ट साथ दिया। 1000 के अधिक वॉलंटियर्स साथ में थे। 107 मेडिकल स्टूडेंट ने अपने इंटर्नशिप के लिए यहाँ पहुंचे। 250 से अधिक स्टूडेंट्स फॉर सेवा, ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आए। कुंभ शुरू होने के, नेत्र कुंभ शुरू होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए वाइस चांसलर्स का। 3-4 विश्वविद्यालय ने इसके ऊपर शोध किया है, इतनी बड़ी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। क्राउड मैनेजमेंट के ऊपर अध्ययन करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी अपने 2 स्नातक को भेजा है। ऐसे करके नेत्र कुंभ हमारे लिए, पूरा समाज के लिए एक वरदान भी रहा। और इस 2025 की जो कालखंड में अभी भी इतने लोग इससे वंचित हैं और पार्टनरशिप के द्वारा इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस साथ में आके इस समाज में अगर काम करें तो ये अंधत्व मुक्त भारत के ऊपर हम बढ़ सकते हैं। और सर्वेंद्रियानम नयनम प्रदानम, जो हम शास्त्रों में सुनते आए हैं, अमॉन्ग ऑल द सेंस द आइज आर सुप्रीम, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी गीता में भी जिक्र किया है। तो हम चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम किया जाए, लार्जर पार्टनरशिप कैसे किया जाए। और एक और आखिरी बिंदु मैं जिक्र करके अपना वाणी को विराम देता हूँ। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने देश में। अब तक हमने रिफ्रैक्टिव एरर्स या प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस के ऊपर बात किया है। जो परमानेंट ब्लाइंडनेस है, जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ऐसे सारी बीमारी होते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई इसके ऊपर कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए टिश्यू चाहिए। टिश्यू कहाँ से आएगा? तो जमीन में तो उगेगा नहीं, तो किसी को दान देना पड़ेगा। श्रीलंका जैसा बहुत छोटी एक कंट्री 20-25 देशों में टिश्यू एक्सपोर्ट करती है। हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। भारत देश में जितने राज्य हैं उतने राज्य अपने अपने राज्य के लिए वो स्टेट सब्जेक्ट है। अभी भी अपना देश में कई सारे पॉलिसी के कमी के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में टिश्यू एक्सपोर्ट करना या दूसरे राज्य को प्रदान करना काफ़ी कठिन काम हो गया है। हमने 2000 के अधिक लोगों ने यहाँ नेत्रदान के लिए भी अपने पंजीकरण किया है। एक चुनौती ये रही कि इतने सारे लोगों को अगर कोई किसी घर में घटना होती है, उनको टिश्यू कैसे रिट्रीव किया जाए, एक कॉमन नंबर अपने पास नहीं है, एक कॉमन सिस्टम नहीं है। इसके लिए भारत सरकार से के साथ साथ कई राज्य इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो डिजिटल के माध्यम से इतना महाकुंभ डिजिटल कुंभ हमने चलाया है। ये बहुत ही आसान काम है, बहुत छोटा काम है। इस चुनौतियों को धीरे धीरे हमको ठीक करना चाहिए, समाज में सुधार लाना चाहिए। तो भविष्य की जो कुंभ की तरफ आगे बढ़ेंगे, अंधत्व मुक्त के भारत के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।